भारतीय राजनीति में एक चेहरा ऐसा है जो अपनी नेक दिली के लिए, अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहता है, और वो चेहरा है राजेश रंजन। लेकिन आप उनका जो पॉपुलर नेम है वो है पप्पू यादव, उनके नाम से जाने जाते हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं पप्पू भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम। पप्पू भाई, इससे पहले कि मैं आपसे राजनीति के और बहुत सारे सवाल करूं, अभी जो नेपाल में संकट मंडराया हुआ, अब नेपाल और भारत का, खासतौर पर मिथिलांचल इलाका, रोटी बेटी का नाता है, तो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, 11 साल लगभग नरेंद्र भाई मोदी जी को हुए। आप नेपाल की ही बात मत कीजिए, नेपाल तो बहुत दिनों से आंख दिखा रही है। नेपाल में लगभग चाइना की इकोनॉमी बहुत अत्यधिक मात्राओं में, चाहे वो एयरपोर्ट में हो, वहाँ की इकोनॉमी में हो, चाइना बिल्कुल अपना राजनीतिक आर्थिक साम्राज्य नेपाल में इंडिया के नज़दीक तक बनाते चला गया, और हम आंख बंद करके बैठे रह गए। हम अपने पड़ोसी देश के साथ हमारा संबंध बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहा। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान पहले से ही संबंध अच्छे नहीं। ताइवान और वियतनाम हमारे बारे में सोच भी नहीं सकता। चीन के बारे में आप जानते ही हैं। जो नॉर्दर्न इलाका है, मणिपुर से लेके नागालैंड, अरुणाचल, आप जान ही रहे हैं कि चाइना, चीन का कितना आधिपत्य है। लगभग उस इलाके में कृष्णाइस्ट आइडियोलॉजी को लोग एक्सेप्ट कर लिए। हाँ, लगभग उसको 100 में 100 भी कह सकते हैं। तो हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को भी लोगों ने छोड़ दिया है। उसके कारण क्या है कि हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो राजनीतिक सामाजिक हमारी जो इतिहास रही है, वसुधैव का, नॉर्थ को, साउथ को, सबको लेके चलने का, वो हम लोगों ने उसको छोड़ते गए। क्योंकि लोगों को लगा, हमारी सरकार को लगा एक एमपी से क्या होना है, हमने उसको नज़रअंदाज करते चले। अब 2-2, 3-3 सालों तक मणिपुर में हम मौन धारण कर लें और बिल्कुल राजनीतिक रूप से हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं हो, और लगता ही नहीं है कि मणिपुर भारत का हिस्सा बचा है, हम उसे बिल्कुल छोड़ दिए, तो आप गलत ट्रैक की ओर तो चले गए। तो नेपाल तो आपको बहुत लंबे समय से अब आंख दिखा रहा है, और नेपाल का रिश्ता जो है वो बहुत बेहतर नहीं रहा आपके साथ। पूरे देश में इजराइल छोड़ करके हमारे पक्ष में इस पहलगाम घटना के बाद कोई नहीं रहा। इवन दुनिया में आज़ाद हिंदुस्तान के पहले से लेके आज तक रसा का जो रिश्ता रहा है भारत के साथ, वो बिल्कुल जग जाहिर है। पहली बार रसा ने हमारे साथ ओपन खड़ा नहीं हुआ, और देश के कोई लोग हमारे साथ खड़े नहीं हुए। आलोचना की टेररिस्ट की, पाकिस्तान की आलोचना नहीं की। पाकिस्तान के खून से लथपथ आर्मी चीफ को अमेरिका ने अपने टेबल पर मुर्गा मटन खिला रहे, हमारे विदेश मंत्री वहाँ हैं। और भारत की का हमेशा जो अमेरिका के साथ जो पॉलिसीज़ रही है, वो बिल्कुल बाज़ार और इकोनॉमी को देखते हुए रही है। और जिस तरीके से ट्रंप ने भारत की टैरिफ को लेकर के, चाहे हमारा आईटी सेक्टर हो, हमारा फार्मर सेक्टर हो, हमारी सारे के सारे सेक्टर पर हमला, अभी तो हमारा वीसा पॉलिसी पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो आप देखिएगा, तो इस 11 सालों के अंदर हमारी जो सामरिक पॉलिसी रही है, हमारे जो रिश्ते रहे हैं, वो बेहतर तरीके से हम अपने रिश्ते को कायम नहीं कर पाए। और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका भी हमारा दुश्मन हो जाए, तो फिर आप बताइए कि क्या हम सुरक्षित हाथों में हैं या हम सुरक्षित हैं? दोनों बात आप समझिए। नहीं, ये तो चलिए प्रॉब्लम की बात करें, सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? भैया, समाधान भारत को हर कीमत पर नेपाल के डेमोक्रेसी को जिंदा रखना होगा।
यदि हम हिंदू राष्ट्र की ओर हम कहीं से भी भीतर से जहरीले विचार रखे हुए हों और हमारा कोई मौन स्वीकृति हो नेपाल के इस उथल पुथल में, तो मैं समझता हूँ ये गलत संकेत जाएगा। नेपाल को किसी भी कीमत पर वहाँ के डेमोक्रेसी को जो लाया गया है, या चाइना भी नहीं चाहती है कि डेमोक्रेसी वहाँ जिंदा रहे, तो कि भारत क्या कहना, भारत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल हम नेपाल में जो हमारे मधेसी हैं, भारत के लोग हैं, हमारा जो व्यापार है वो नेपाल के साथ बिल्कुल गहरे रिश्तों में है। हमारा खून का रिश्ता है नेपाल के साथ, हमारी सांस्कृतिक रिश्ता है, हमारी धार्मिक रिश्ता है। और तब यदि मौन हो जाएं और हम नेपाल को अस्थिर करने का प्रयास न करें, तो मेरे ख्याल से यह भारत की पॉलिसी के लिए सही नहीं है। अब आज के हालात पर आते हैं। जिस तरह से बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई हुई है, और आप जो आपकी छवि भी रही है, हमेशा आपका हेल्पिंग हैंड देखते हैं हम। आपने तो हिमाचल प्रदेश के लिए बात कर दी है कि 2 महीने सैलरी देने की बात कर दी है। दे दिया, चिट्ठी लिख के दे वहाँ दिया। के जो सांसद हैं, आपको नहीं अनुराग लगता जी कि हैं और लोग हैं, कंगना जी हैं, उन्हें उनकी सरकार नहीं है और उनको लगता है कि और डुबा दो, डूब रहा है तो डुबा दो ताकि कांग्रेस की सरकार की बदनामी हो। हिमाचल पंजाब में वर्तमान सरकार को लगता है कि मेरा कोई स्पेस तो वहाँ है नहीं और होगा नहीं किसी भी तरीके से। अब इतना अनह्यूमन पॉलिटिक्स करना, अनस्टेबल पॉलिटिक्स, अनह्यूमन थॉट कि अब मैं क्यों करूं। शिवराज जी गए, अमित शाह जी गए। यू थिंक व्हाटएवर यू आर सेइंग इज राइट, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो हर कोई मदद का हाथ बढ़ाना चाहेगा। सर सरकार तो नहीं बढ़ाई ना। शिवराज जी, अमित भाई गए तो आपने तो किसी चीज़ की घोषणा पंजाब में नहीं की। वो तो सिखों को मैं सैल्यूट करता हूँ कि कम से कम जिंदा, और वहाँ कई माइनॉरिटीज़ ऐसे लोग। सर यही है भारत की संस्कृति। मुसलमानों ने अपनी सारी की सारी मस्जिद हो चाहे अदारा हो, पूरा का पूरा अदारा पंजाब के लिए खोल दिया। और वही नहीं, लगभग सामाजिक लोग अपने स्तर से पंजाब को बचाने में लगे हैं, लेकिन वहीं हिमाचल के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमने 2-2 महीने के अपने तनख्वाह दिए हैं, ऊँट के मुंह में जीरा का पूरन। हमारी कोशिश होगी कि मैं 10-10 लाख रुपया दोनों सरकार को खाना खिलाने के लिए दूं, नहीं, पर आपकी या जो किसी भी संस्था को दूं। पर आपकी जो भी हेल्प होती है वो प्रेरित करती है ना दूसरे लोगों को। भैया फिर उनकी नहीं, भी भागीदारी होती नहीं है। कर सकता, नहीं कर सकता। एक बात आप समझो, इस कंट्री की जो थीम्स है, पॉलिसी है, इसको समझो। मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। लोगों को मनी से प्रेम है। रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट आफ्टर मनी। आफ्टर रिलीजन कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। आफ्टर कास्ट सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। ये 4 चीज पर सामाजिक संरचनाएं बनी हुई, आप इसको जानिए। इससे बाहर हमारी कंट्री की जो पैसे वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। सर हेल्पिंग एटीट्यूड हमारे भारत की ख़त्म हो गई है, और पॉलिटिशियन की तो हेल्पिंग एटीट्यूड बिल्कुल पिक एंड चूज पर होता है। कितने में हमको वोट मिलेगा, कितने में नहीं मिलेगा, कितना करेंगे तो सत्ता मिल जाएगी, कितना करेंगे तो जीत जाएंगे, कब करना है, चुनाव के कितने दिन पहले हमें खैरात बांटने हैं, किस महिलाओं के अकाउंट में 10,000 देना है, 3,000 देना है, किसकी बिजली माफ़ कर देनी है, या किसका 300 रुपया बढ़ा देना है, ताकि हम 2 महीने के अंदर उसका माइंड वॉश करके हम वोट ले लें। फिर कल जुमलेबाजी हो जाएगी, पूरा का पूरा खजाना पर खर्च हो जाएगा। मेरा सवाल वो नहीं है। पप्पू भाई देखिए, आपकी खासियत ये है कि आप दिल खोल कर अपनी बात कहते हैं, बेबाकी से अपना आपका एक अंदाज है बात कहने का। अब जरा मैं पॉलिटिक्स पे आता हूँ। बिहार तैयारी महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की पूरी है क्या? मैं मात्र राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के ब्लेसिंग के साथ चल पा रहा हूँ।
पप्पू यादव को इन दो व्यक्ति के बाद कांग्रेसी मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, मैं अभी तक असमंजस में हूं। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत खुले तौर पर कहता हूं, सच इस देश में कभी भी स्वीकार नहीं हुआ। बड़ी बात कह रहे हैं आप। सर सही कह रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार इतने यातनाओं के बाद पप्पू बनाने से लेकर के शुरू से लेकर जो दादी और पिता के शहादत के बाद लगातार कांग्रेस मुक्त से लेकर राहुल गांधी के घर मुक्त, एसपीजी मुक्त, सिक्योरिटी मुक्त, लगातार राहुल गांधी जी के कैरियर और उसके व्यक्तित्व को खत्म करने की कोशिश और 4-4 बार यात्रा, और तब जब हम पूरे के पूरे नफरत और जहर के बीच हैं और हमारी लगातार भारत की जो सामाजिक राजनीतिक हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। नहीं, पर अपना बैटल पूर्णिया में तो आपको खुद लड़ना पड़ा। उस वक्त तो किसी ने साथ नहीं दिया। वही बात मैं कह रहा हूँ, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं ना, यात्रा पर यात्रा। ही तो आज तक भारत में एक यात्रा गांधी जी की, एक चंद्रशेखर जी की, वो भी इतनी लंबी नहीं, और वो भी उस युग में यात्रा हुई थी जिस युग में एक इमोशन था भारत का, नेशन एंटी नेशन। आज तो हमारे नेशन के भीतर इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ के बीच जूझना पड़ रहा है। और पप्पू यादव तो एक साधारण आदमी है, उनके साथ तो एम्पायर करा। साधारण कैसे हो सकता है? पूर्णिया आप जीत कर आए हैं, और जो आपको समर्थन मिला है जनता का, मेरी बात समझिए, जनप्रतिनिधि हैं, जनता का इतना जबरदस्त सपोर्ट मिला आपको, मेरी बात समझिए। तो साधारण कैसे आप हुआ? जब बात करते हैं कि टिकट या ये, तो मैंने कहा कि मैं कहीं नहीं हूँ, आप इसको समझिए। और मैं कहीं नहीं हूँ इसलिए भी बार बार कहता हूँ कि जातीय राजनीति और धार्मिक राजनीति जहर बनी हुई है। मैं न जातीय राजनीति में फिट बैठ पाता हूँ और न ही नफरत की राजनीति में, धार्मिक में फिट बैठ पाता हूँ। तो जब मैं दोनों राजनीति में फिट नहीं बैठ पाऊंगा, तो फिर राजनीति में क्यों है पप्पू भाई आप? लीडर भैया, राजनीति में हम होते तो हम भी धूर्तई और दुष्टई किए होते, दोगलई किए होते। इतनी साफ गोई और सच्चाई के साथ डे टू डे, मिनट टू मिनट पूरी दुनिया की मदद करना, आप उठा करके देख लो। हर दिन हम राजनीति को मदद सेवा समझते थे जब हम आए थे तो, और शुरू से ही मेरा जो राजनीति रही वो कॉमन मैन, हम किसी कास्ट क्रीड को नहीं पूछे, हम बिल्कुल आम आदमी के आंसू को क्यों पोंछा पप्पू भाई, पर ये जो आपकी इमेज है ना, ये जो आपकी नेक दिली है, ये जो दरिया दिली है, ये जो आप एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को पता ना चले, इस तरह की जो आपकी स्थिति आप बनाते हैं, दिल खोल कर आप वो करते हैं, उसको लेकर भी लोग सवाल उठाते हैं कि कोई पेड़ लगा हुआ है पैसों का, कोई नोट छापने की मशीन है क्या? मैं वो नहीं करूंगा तो मैं डेथ कर जाऊंगा, मैं मेरी लाइफ नहीं, पर उनको क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं नोट छापने की मशीन है क्या पप्पू यादव की? उनसे कहो, पेड़ है क्या? उनसे कहो मशीन, नोट तो टाटा बिरला के पास भी है। उनको बोलो नोट सारे पॉलिटिशियन ने लूटे हैं, सब ने लूटा है, सबके पास है, लगभग पैसे हैं। जो सीएम, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, पैसे की कमी नहीं है। आप उनको बोलो कि हमको वो पैसा दे दे, और मैं बैठ करके भारत के 90% गरीब, जिसका 33,000 पर कैपिटा इनकम है, बिहार में 35,000, 52,000, 56,000, मैं 5 लाख रुपया हर मिडिल क्लास को रोज़गार करने के लिए मैं दे दूंगा कि तुम रोज़गार करो और अपना 20,000, 25,000, 18,000 रुपया महीना कमाओ। सर, मैं मदद करता हूं जब कोई घटना घटित होती है। भुज में भूकंप आया, स्पीकर ने बोला कि पप्पू यादव ने जो सेवा यहाँ आके की, हमने सबकी मदद की। उत्तराखंड में आया, वहाँ मदद की। उड़ीसा में आया था, वहाँ मदद की। जब भी कोई डिजास्टर, मेन डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर नहीं है, मेन डिजास्टर है, ये मैन मेकिंग है, ये नेचर डिजास्टर नहीं है या गॉड डिजास्टर नहीं है। डिजास्टर को हम पैदा करते हैं।
जब जब इस कंट्री में कोई बड़ी डिजास्टर आई तब तब पप्पू यादव वहाँ गए, वहाँ उसकी मदद करते हैं। हम पान न पान की डंटी, हमारी जितनी हैसियत और औकात है। अब हमारे घर को भी तो कमज़ोर नहीं कर समझिए आप। हमारे परिवार में बुआ हैं, बहन हैं, सभी लोग हैं। हमारे परिवार में सारू जी सभी लोग हैं। सब लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल साउंड है। हम भी साउंड थे। पटना में बाढ़ आई, हमने अपनी ज़मीन बेच दी। कोरोना आया, रेमडेसिविर के लिए ज़मीन बेच दी। तो जो ज़मीन हमने बेचा तो उसकी तो रजिस्ट्री भी होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि मुखिया कानून होगा। या 90 कट्ठा ज़मीन जब मैंने बेचा अपने ऑफिस के पीछे वाला, वो तो दुनिया ने देखा कि पप्पू यादव ने ज़मीन बेच दी। और जो ज़मीन की कीमत 20,000, 22 करोड़, 18 करोड़ थी, उसको मैंने 7-8, 6 करोड़ में बेच दिया और फिर पटना के बाहर के लोगों को खाना खिलाया। तो पप्पू यादव आज दिखाइए वो अपना वो असली पप्पू यादव हम समझना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो जज्बा है इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है? क्या बचपन से ऐसा था? मैं कहना चाहूँगा, आप कभी अपने MP MLA या अपने जनप्रतिनिधि से पूछते हो कि तुम MP MLA बनते हो और तुम्हारी बात कोई CO नहीं सुनता, DM नहीं सुनता, तुम एक पैरवी नहीं कर पाते हो, तुम मदद नहीं कर पाते हो? तुम कभी पूछते हो MP MLA से कि जब तुम चुनाव लड़ते हो तो 100 करोड़ रुपया खर्चा करते हो, साउथ में 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़, 300 करोड़ रुपया, जब हम हिंदी पट्टी में आते हैं तो 20 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़ रुपया, चुनाव की बारी आती है तो 40 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़, और जब बाढ़ आ जाए तो 1 रुपया नहीं। क्यों नहीं पूछते हो कि तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं होता है? तुम्हारे पास जब कोई घटना घटित होती है तो 1 रुपया नहीं होता है। जब कोरोना था और बच्चे हमारे दिल्ली, पटना में, बम्बई में, कर्नाटक में फंसे हुए थे, तो क्यों नहीं पूछते हो कि MP लोग कहाँ थे? सबको कोरोना से डर था, पप्पू यादव से कोरोना डर रहा था। हमारी गिरफ्तारी क्यों किया गया? हम दर्शक सबने देखा कि हमने रूडी जी के एम्बुलेंस को हमने नंगा किया, या इन लोगों के नेताओं के अस्पताल को नंगा किया। जा करके 7 लाख, 8 लाख, 12 लाख रुपया लेते थे कोरोना के पेशेंट के साथ, और हमने सबको चैलेंज किया तो हमको आपने बिना केस का जेल भेज दिया। 5 महीना आपने हमको रख लिया। तो जनता कहाँ सपोर्ट करती है? बाढ़ में हम 11 दिन सोए नहीं, 11 करोड़ का खाना, एक दिन में 1 करोड़ का खाना सबको पहुंचाना। और जब चुनाव लड़ने गए तो जनता ने हमको एक्सेप्ट नहीं किया, MP में हरा दिया। जब हम कोरोना का गए MLA में हरा दिया, कोरोना की मदद करके। तो जनता को क्या बोलें? सर, जनता के कारण ही तो मेरी दुर्गति है। पैसा लेकर के आते हैं बड़े बड़े ठेकेदार, ब्लैक मनी लेकर के, वो कहता है मैं राजनीति करूंगा। बड़ा बड़ा मार्केटिंग होती है, 4.5 साल तक सब नेता लोग क्षेत्र से बाहर, घर से बाहर मजे लेते हैं, रोड पर रहते हैं, और उनके क्षेत्र में बाढ़ आती है तो एक भी नेता नहीं जाता। पप्पू भाई, ये देखिए जो डुअल आइडेंटिटी है ना आपकी, उससे मेरा सवाल वही है कि एक तरफ तो आपका ये जो नेक दिल जज्बा है, ये कहाँ से आया? और एक जो दूसरी छवि बनाते हैं आपकी कि आप बाहुबली हैं, दबंग हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, इस तरह की जो इमेज बनाते हैं। एक बात बताई, कभी आपने देखा, सुना कि पप्पू यादव कोई डराया, पप्पू यादव ने धमकाया, या मेरी कोई बाहुबली की छवि कभी आपने देखी? भैया, एक अच्छे परिवार आनंद मार्गी हूँ। नहीं, हमने देखा था आपको एक नाव में बैठा हुआ, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उसमें आप किसी SP या DM से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आप क्यों नहीं आए हैं। तो वो तो चलिए जी, बिल्कुल छवि है। नहीं, आप बेईमानी चोरी करो। आप झांसी की रानी लड़ रही थी तो वो उसको क्या बोलोगे? वो बाहुबली। भगत सिंह लड़ रहे थे तो उसको बोलोगे बाहुबली। जब सिस्टम के खिलाफ आप लड़ोगे, सिस्टम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ोगे, और सिस्टम मोटेशन है, जमाबंदी है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, जो मैं फ्री बनवाता हूँ। दिल्ली में चलो, मेरे डेरे पर 500 लोग रहते हैं। पूरे दिल्ली के गरीब आदमी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड मैं बनवाता हूँ। बिहार में भी मैंने शुरू किया। एम्बुलेंस मैं अपने निजी पैसे से सबको दे रहा हूँ, एक भी सरकारी पैसे नहीं है। पहले भी मधेपुरा में थे तो लड़कियों को यूनिवर्सिटी में बस निजी पैसे के दिए, एम्बुलेंस सभी ब्लॉक में निजी पैसे का। तो निजी पैसे का मैं दे रहा हूँ, उस एम्बुलेंस को मैं जानना ही नहीं चाह रहा हूँ, उससे मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। भैया, दबंग का क्या मतलब? आप हमको बताओ ना, कभी आपने सदन में 5 बार अवॉर्डेड MP हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरा, सबसे ज़्यादा डिबेट मेरा,
बेबाकी से बात रखता हूँ और पूरी इकोनॉमी से लेकर के हर चीज़ मुझे पता है। मैं आनंद मार्गी हूँ, मुझको पता है कि मुझे क्लास भी जाना पड़ता है। आनंद मार्गी आपने दूसरी बार रिपीट कर दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पप्पू यादव की जिंदगी में अब तक और आगे होता है ना, हर आदमी का एक मकसद होता है, एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है। पप्पू यादव आखिर चाहते क्या है? थोड़ी नाराजगी आपके मन में जरूर है, आपने कहा जनता से भी है। आप हमको एक बात बताओ ना, जात पात हिंदू मुसलमान से बाहर है जनता? पैसे के बगैर जनता वोट देती है? आप हमको बताओ ना। 300-400 करोड़ रुपया जो कोरोना में नहीं होते हैं, वोट जनता उसको देती है। जो पटना के बाढ़ में नहीं निकले, ना मुख्यमंत्री ना विपक्ष, वोट जनता उसको देती है। और पूर्णिया की जनता ने तो आपको भी दिया। भैया गरीब, मैं तो वही तो कह रहा हूं भैया, सिंगल आदमी 7 बार MP MLA रहा। तो जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हो उससे लड़े ना आप, जनता ने आपका साथ दिया, तो जनता से काहे की नाराजगी? वो मैंने कहा एक MP, एक जो बात आप सिस्टम की कर रहे हो भैया, मुझको आप बताओगे ना कि आप जब बार बार कहते हो नेक दरिया, मेरे फैमिली के बैकग्राउंड को देखोगे ना, मेरा भी बैकग्राउंड देखो। और जब मैं किसी सरकार के खिलाफ या किसी सिस्टम के खिलाफ कोई भी लड़ोगे ना, पप्पू यादव पर तो आंदोलन का केस उठा के देख लो, आचार संहिता का केस, कॉलेज लाइफ का केस। 90 के पहले तो कोई केस ही नहीं था हम पर। 90 के बाद लालू यादव जी की असीम कृपा हुई, केस होता चला गया लड़ने का। जबकि मुख्यमंत्री लालू यादव जी को हमने बनाया, विपक्ष का नेता लालू यादव जी को हमने बनाया। नीतीश कुमार जी कहेंगे कि हाँ पप्पू यादव हमारे साथ नहीं थे, मुख्यमंत्री बनाने में नहीं थे। लालू यादव बोलेंगे कि हाँ 11 MLA लेकर के नहीं आए, वो तो इतिहास है, वो तो ऑन द फ्लोर है सब कुछ, हमने विपक्ष का नेता नहीं बनाया। लेकिन सबसे ज्यादा टॉर्चर उनकी सरकार में हमें ही भोगना पड़ा। लालू जी से अभी भी नाराजगी है? मुझे किसी से नाराजगी नहीं। आपकी पांव छूते हुए उनकी तस्वीर, मुझे मेरी नाराजगी, आपकी पांव छूती हुई तस्वीर हमने देखी थी। मेरी नाराजगी किसी से नहीं है। मैं टाइम विल मस्ट बी इंपॉर्टेंट, पेशेंस विल मस्ट बी इंपॉर्टेंट, हैव पेशेंस, मोर पेशेंस देन पॉलिटिक्स। तो पॉजिटिविटी है ना आपके अंदर? आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, भैया होगा अच्छा, उम्मीद है ना? देखिए, एक मैं औरों के तरह इंतजार नहीं करता हूं कि ये जाएगा तो हम आएंगे, ऐसा होगा तो फिर वैसा होगा। नहीं, हम गलत को होते नहीं देख सकते, हम रोकेंगे, हम उसको छीनेंगे, हम कर्म करेंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि फेट सपोर्ट नहीं किया, जिसको सपोर्ट करना था फेट किया। उनके पुराने जन्म के अपने कुछ होंगे, पप्पू यादव को नहीं किया। या तो हम में कोई गलतियां हो रही होंगी, या हम पॉलिटिकल सिस्टम में इमर्ज नहीं कर पाए होंगे, या हमारा लोगों को लगता है बैकफायर ना हो जाए पप्पू यादव, या मेरा सच बोलना पॉलिटिशियन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ना हो जाए। चलिए, अब चूंकि राहुल गांधी का आपने जिक्र किया था, तो आपने अब एक नई बात कही है। आपने कहा कि राहुल गांधी पर रेकी हो रही है, अमित मालवीय को आपने घेरे में लिया, ट्वीट किया आपने। सर आप एक बात समझो ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी, इन लोगों के परेशानी का कारण क्यों है? राहुल गांधी जी को आप एक एक मुद्दा देखो। नरेंद्र मोदी जी, ये भारत है, भारत के किसान आपको झुकाएंगे, आपको बिल वापस लेना पड़ेगा। लिया कि नहीं? ये सवाल किसका था? राहुल गांधी जी का। नरेंद्र मोदी जी, ये GST गलत है, 8 साल पहले, आज एक्सेप्ट किया कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी, कोरोना में आपको आम आदमी की इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है, एक्सेप्ट करना पड़ा कि नहीं? कौन ऐसी बात है? जाति जनगणना सदन में कहा आपको करना होगा, किया कि नहीं? नोटबंदी पर क्या कहे थे राहुल जी? GST पे क्या कहे थे? अग्निवीर पर क्या कर रहे? आप देखना, अग्निवीर भी वापस लेना पड़ेगा। मैं आज आपको कह रहा हूं, आप देख लेना,
क्या हुआ नोटबंदी का असर, क्या हुआ डॉलर का असर। तो राहुल गांधी जी अपने बातों से कहीं पीछे हटे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं मैं गलत किया, उन्होंने कहा कांग्रेस ने जो गलती की है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, कभी गलती हुई हो तो राहुल गांधी जी मालवीय या बीजेपी के लिए, बीजेपी को इतना मौका मिला हुआ है, वो 11 सालों में देश की इकोनॉमी की बात क्यों नहीं करते, रोजगार की बात क्यों नहीं करते। नहीं, बस मेरा सवाल तो खुफिया जानकारी को लेकर है ना, और रेकी की जो बात आपने रेकी तो कर ही रहे, रेकी तो कर ही रहे। एसपीजी आप हटा लिए। हमें तो डर है कि जब ये लोग देखेंगे चोरी तो हो ही रही है, वोट का चोरी, सब कुछ को, सारी संस्थाएं को तो खत्म कर ही दी गई, संविधान को भी खत्म कर दिया गया। अब तो मुझे लगता है कि जो सामने में चैलेंजेबल होगा उसको ये लोग रेकी करके मरवा न दे। तो राहुल गांधी को लेकर ये बात कह रहे हैं आप? सर आप हमको एक बात बताइए ना, राहुल गांधी जी कौन चाहता है ऐसा? भैया जिनको लगता है, जो कह रहे थे कांग्रेस मुक्त होगा, जिनको लग रहा था कि शहीद के परिवार को मिटा देंगे, जिनको लग रहा था कि राहुल गांधी को हमने पैसे के बदौलत पप्पू बना दिया, और अब लग रहा है कि वो पप्पू नहीं थे, वो पप्पू नहीं थे, वो देश का सबसे सच्चा इंसान था, सेवक था, ईमानदार था। अब इन लोगों को लग रहा है वो मेरा बाप तो नहीं हो जाएगा जो पप्पू बना रहे थे। अब वो जो डर है ना, वो डर कुछ भी करा देता है। और अनसिक्योरिटी जो है, पॉलिटिकल अनसिक्योरिटी, ये कभी कभी चाहे छोटी पार्टी के नेता का हो या बड़ी पार्टी का, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में राहुल गांधी एक व्यक्ति है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं रहूं कांग्रेस के साथ या वो रखे या न रखे, मैं राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के ब्लेसिंग के कारण ही मैं आज तक जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी अभी तक हम नहीं हो पाए, या कांग्रेस बिहार में जो घटक है उनका क्या मंशा है मैं नहीं जानता। मुख्यमंत्री बनना किसी और को है, प्रधानमंत्री हम तो आपको बनाना चाहते हैं, हम तो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं बिहार में कि बने, इंडिया गठबंधन जीते। हमसे कोई अनसिक्योरिटी तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री कौन बने? तेजस्वी यादव। भैया तेजस्वी यादव को जननायक आपने कह दिया। भैया जननायक, अच्छा एक बात बताइए, बच्चों को यदि मैं बाबू, नूनू, तोता, मैना बोला तो ये तंज है क्या? कुमार साहब बोला, ये तंज है क्या? नहीं, तंज नहीं हो सकता। मैंने एक रेस्पेक्ट, हमेशा रेस्पेक्ट की भावना, हम लोग बिल्कुल, देखिए हम लोग तेजस्वी जी हो या पप्पू यादव, काम तो हम लोग बिहार को बचाने के लिए कर रहे हैं, दोनों मिलके इंडिया गठबंधन के लिए कर रहे हैं, हम लोग मिलके ही कर रहे हैं, तो तर्ज की बात है नहीं। हमारा तो विजन है कि राहुल गांधी का जो मुद्दा है, संघर्ष है, राहुल गांधी जी जिस मुद्दों को लेके पप्पू भाई देखिए, कहने वाले तो बाज नहीं आते ना, वो तो कह रहे हैं कि बेटे को राजनीति में आप लाना चाहते हैं, टिकट दिलवाना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। पप्पू यादव जो 7 बार एमपी बना हो, मैडम 3 बार लोकसभा और चौथे बार राज्यसभा में हो, मेरी माँ कुछ वोट से हार गई हो, और जो सीमांचल और कोसी का हर जाति, धर्म, वर्ग और बिहार का हर परिवार मेरे लिए परिवार बन गया हो। सर 96 मिलियन फेसबुक पर व्यूवर्स है मेरे एक महीने में, और मोदी जी के 94। नहीं, आपको पहचान बताने की जरूरत नहीं पप्पू भाई, सवाल है मेरा, मोदी जी के 94, वो जो लोग कह रहे हैं कि पुत्र, सर सुनिए ना, मोदी जी के 94, सारा पैसा और औरा खर्च होने के बाद हम 1 रुपया खर्च नहीं करते, ऑर्गेनिक है। मेरे बेटे को मोहताज होना पड़े किसी के, तो उस दिन उसके पिता को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मेरा बेटा डीएलएफ खेलता है, दिल्ली लीग्स मैच खेल रहा है, शतक मार रहा है, देश इंडिया चाहता है कि वो खेले, वो लगातार मेहनत कर रहा है,
राजनीति का दूर दूर तक अभी सोच नहीं है। फिल्में छोड़ के राजनीति में आ गए चिराग पासवान। मैंने आपको तो ये क्या तो कोई कहा? बड़ी बात नहीं। अभिनेता भैया, कोई आप कौन सी फिल्म वो कर रहे थे, कौन क्या कर रहा था, कौन क्या क्रिकेट खेल रहा था, मुझे नहीं पता। मेरा बेटा राजनीति भी करेगा तो वो पहले रास्ता तय करेगा, संघर्ष करेगा और अपनी कैपेबिलिटी को जिंदा करके करेगा। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है आपका? सवाल ही नहीं उठता। सर, पार्टी मेरी थी, मैंने पार्टी विलय किया है, मैंने कितने एमएलए एमपी बनाए हैं। मेरे बेटे को सिर्फ आशीर्वाद, स्नेह गरीब और आम आदमी की जरूरत पड़ेगी, किसी पार्टी की नहीं और किसी नेता की नहीं। जिस दिन नेता और पार्टी की जरूरत पड़ेगी, पप्पू भाई, सर, मुझसे पप्पू पार्टी भाई, है। मैं चूंकि बिहार की राजनीति आपसे अच्छा मैं कौन पार्टी से जानता है, नहीं हूं। आपसे बेहतर कौन जानता है, आप जरा ये बताइए कि जो एनडीए ने वो गाली को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, प्रधानमंत्री जी की मां के लिए इस सर, तरह के एक बात अपशब्द तो समझ में नहीं आता। और माफी नहीं मांगी सर, एनडीए एक बात समझ में नहीं आता। वो मंच राहुल गांधी का नहीं था और ना राहुल गांधी जी ने बोला, ना कांग्रेसी ने बोला। कांग्रेसियों ने पीटा, जेल भेज दिए। आप अपने मुंह से नीतीश कुमार की मरी हुई मां को गाली दिए थे। डीएनए गंदा है, आप मांगे माफी। डीएनए, बिहार के डीएनए को गंदा किया था और डीएनए पर चुनाव हुआ था। मध्य प्रदेश में आपने नीतीश को बोला ये महिला विरोधी है। नहीं, गलती हुई, माफी मांग लेने में क्या है? आप मैं वही बात तो कह रहा हूं, यहां कौन गलती हुई? यहां तो कोई गलती नहीं। तब भी कांग्रेस ने कहा कि जो किया है उसको सजा दो। तुम तो डीएनए के बारे में इतना करोड़ रुपया बाल भेज दिए डीएनए प्रूव करने के लिए। क्या हुआ? हमेशा जुमलेबाजी। उसके बाद आपने मध्य प्रदेश में कहा यह महिला विरोधी है नीतीश कुमार। सदन में कुछ बोलता है, मैं बख्सूंगा नहीं। तो बेटी और महिला विरोधी के मंच पर क्यों जा रहे हो? और वो लाडला कैसे हो गया आपका महिला विरोधी आदमी? आप तो गाली गलौज दिए मध्य प्रदेश में इनको। नहीं, तो आपको लगता है कि ये कहीं हम ना जो पूछ रहे उसका जवाब दो कहीं ना ये भैया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चुनाव को लेकर ये स्ट्रैटेजी बनाई गई? भैया, तब जब सब कुछ से हार जाते हैं तब ये सेंटिमेंटल गेम खेलते हैं। तो हाथ हो गया कि वहां कोई कांग्रेस ही नहीं था, मंच ही नहीं था कांग्रेस। चलिए, अब मैं यात्रा पे आ जाता हूँ। वोट अधिकार यात्रा जो है वो कहते हैं सीधे सीधे फायदा कांग्रेस को हो गया। तो क्या अब आपको लगता है आरजेडी भी कुछ इस तरह की हमको यात्रा तो निकालने समझ वाली में है? नहीं आता। ये जो चोरी ना करे, ईडी सीबीआई चुनाव आयोग का सहयोग ना ले, तो मोदी जी पुलवामा पहलगाम का सहयोग ना लिए होते तो मोदी जी कभी चुनाव नहीं जीते। दूसरी बार ये जीते पुलवामा के कारण। इस बार पहलगाम की कोशिश की, चोरी पकड़ी गई तो एसआईआर करवाने का मुद्दा ठान लिया गलत तरीके से। नहीं, तो एसआईआर सिर्फ टाइमिंग को लेके प्रॉब्लम है सर, आपको, या नहीं सर, होनी चाहिए नहीं होना नहीं, चाहिए? बिल्कुल। तो अब पहले आप लोकसभा से भंग कर दो और एसआईआर करा लो। तो टाइमिंग को लेकर नहीं, आप एसआईआर पर ही तो चुनाव लड़े हो, तो आप तो गलत आदमी के काउंटर पर चुनाव लड़े हो। एक, यदि 65 लाख लोग गलत हैं, 69 लाख 79 लाख एप्लीकेशन पड़ चुका है। आधार कार्ड को नहीं मानते थे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मानना होगा। यदि विपक्ष नहीं दे रहा है प्रूफ, तो आप प्रूफ दे दो, सत्ता पक्ष प्रूफ दे दो कि ये मर गया, ये मिसिंग है, ये है मेरे पास प्रूफ, दे दो। आपके पास तो बीएलओ है। और 65 लाख नाम कट गए, एक नाम नहीं जुड़े। सीसीटीवी फुटेज गायब, 1 करोड़ न्यू वोटर गायब, फॉर्म 6 का तरीका खत्म। तो हमारे जो क्रांतिवीर हैं, कर्मवीर, जो बिल्कुल लड़ रहे हैं, एक आम आदमी की उम्मीदें सबकी जग गई कि इसी आदमी, मिडिल क्लास, व्यापारी, जीएसटी,
तो लोगों को लग रहा है कि हम बचेंगे नहीं, इसीलिए मेरा सवाल है ना, देखिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपसे पप्पू भाई ये बिहार सीधा का सीधा परिप्रेक्ष्य नहीं है। नहीं, मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में जानना बिहार चाह रहा हूं। जो पॉलिटिकल वोट स्टेट अधिकार यात्रा है उसका सीधा वहां से सीधा पूरा फायदा देश मैसेज गया। सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को हुआ है, राहुल गांधी को हुआ है, राहुल मिलके गांधी- चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो राहुल क्या गांधी- तेजस्वी अब अलग से यात्रा निकालेंगे? आपको राहुल लगता है? गांधी जी फायदे और घाटे को लेके नहीं चलते। राहुल गांधी जी मरने की चिंता को लेके नहीं चलते, और राहुल गांधी जी की कोई यात्रा सत्ता को लेके नहीं है। बेरोजगारी, नफरत, संविधान बचाने, रोजगार को लेके, इकोनॉमी को लेके, फार्मर्स को लेके, गरीब और आम आदमी के पप्पू अधिकार। भाई देखिए, जो मैं पूछ रहा हूं आपसे उसका सीधे सीधे आप जवाब दीजिए ना। देखिए भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक थी, ये सबने नहीं, देखी। नहीं। ये वोट अधिकार यात्रा फिर तो गोवा- बिहार में हो रही है ना। तो जो मेरा सवाल है आपसे वो उसका जवाब दे दीजिए ना। आप वो ये कह रहे हैं कि फायदा सीधे सीधे कांग्रेस और राहुल गांधी को हो रहा सर, है। मैंने आपको तो पहले क्या कहा- तेजस्वी यादव अलग से यात्रा निकालेंगे? मैंने पहले ही कहा कि राहुल गांधी की कोई भी यात्रा वो सियासत से जोड़ के नहीं देखते। अब यदि जो भारत कांग्रेस मुक्त कर रहे थे उनके पेट में दर्द हो गई हो कि कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस पार्टी की आइडेंटिटी बढ़ रही हो, राहुल गांधी जी कोई भी मुद्दा युवा या किसान के मुद्दों को लेके निकलते हैं, आप समझिए। और यात्रा हमेशा लोगों के भीतर के डर को खत्म करता है या सिक्योर करता है। कोई भी यात्रा एक विश्वास पैदा करता है। राहुल गांधी जी की चारों यात्रा भारत के युवा और गरीबों के बीच एक विश्वास पैदा किया। राहुल गांधी जी को बेनिफिट मिलेगा या ना मिलेगा, ये तो मनमोहन सिंह जी जब सेकेंड बार थे तभी वो पीएम हो गए थे। राहुल गांधी जी को एक कैंपस में मत हमने बहुत कुछ आपसे जानने की कोशिश की। देखिए राजनीति पे एक आखिरी सवाल मेरा ये है, बिहार में क्या होने जा रहा है? देखिए अगर मान लीजिए आपकी सरकार बनती है वहां, तो फिर उसमें तेजस्वी क्या मुख्यमंत्री होंगे? देखिए बिहार में, उसमें बिहार के आपकी क्या वोटर- भूमिका होगी? बिहार के दो बात समझिए, बीजेपी के पास एक भी कोई मास लीडर नहीं, न मुद्दा नहीं, और ना ही कोई विजन बिहार को लेके। विशेष राज गायब, विशेष पैकेज गायब, 3.25 करोड़ पलायन नहीं रोक पाए, हमेशा बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार। चुनाव आता है तब बीजेपी पर निकलते हैं, तब नरेंद्र मोदी जी को बिहार याद आता है, तो लोगों में एक अविश्वास पैदा है। नीतीश कुमार जी एज ए मैन अच्छे आदमी थे, आज के दिन में शारीरिक मानसिक रूप से वो काफ़ी बीमार हैं। लोगों का जो फेथ था वो लगभग खत्म हो गया। तो लोगों का कहना है कि हमें राहुल गांधी जी पर ट्रस्ट है, राहुल गांधी जी के मुद्दों को लेकर। तो वो राहुल गांधी जी के विश्वास के साथ इंडिया गठबंधन को वो वोट देना चाहते हैं। सरकार बनती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे? अब मैं बहुत क्लियर बता दूं, बहुत कलेक्टिव सोच के साथ हम लोग चल रहे हैं। एमएलए बनाएंगे जनता, और एमएलए चुनेगी मुख्यमंत्री। बैठ करके तय हो जाएगा, सारे नेता मिलके एमएलए चयन कर लेंगे, मुख्यमंत्री हो जाएगा जिनको होना होगा। चलिए अब थोड़ा राजनीति से इतर आपकी इजाजत चाहिए मुझे। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, हंसी आए। मैंने सुना है वो कॉलेज के जमाने में आप लड़कियों की क्रश हुआ करते थे, नींद की गोलियां एक बार आपने खा ली थी, थोड़ा वो बताइए ना। वो हर लोगों के लाइफ में आता है। एक लाइफ तो है ही, कई सारी चीज़ों को आप देखिएगा तो जिंदगी का वो एक लाइफ है, लाइफ लाइन है, उसके बगैर कोई भी बात आदमी अधूरा है। तो बट नेचुरल है, जब कहीं इमोशंस जहाँ पर एक अटैचमेंट होगा, प्यार होगा, तो उसको पाने के लिए आदमी कुछ भी करता है। कोई एक हिस्ट्री नहीं है, हम भी उस हिस्ट्री के एक छोटा सा हिस्सा हो जाए। एक शख्स ने किताब में अपनी जिक्र किया कि एक बड़े घराना, पॉलिटिकल घराना बिहार का, वहाँ आप ब्याहे जाने वाले थे, इस तरह की भी बात हुई है? भैया वो करते रहते हैं ये लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं कुछ भी ऐसी चीज़ों पर नहीं बोलना चाहता हूँ जो बिल्कुल आज वो प्रासंगिक नहीं है, लेकिन पर सच है, दिल तो है ही ना। नहीं, सच कुछ भी नहीं है, दिल तो है ही। जहर अब
प्यार में तो जहर खा ही लेता है लोग। अच्छा पप्पू भाई, अब आखिर में ये बता दीजिए आप कि इतनी सारी व्यस्तता आपकी और इतने सारे आपके ऊपर आरोप लगते हैं, उनका आप डटकर सामना करते रहते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि आपकी जीवन में आपने बता दिया लक्ष्य है जनता की सेवा करता रहूँगा, जनता मुझे भले वोट दे न दे। एक कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप खाली होते हैं, यदि कभी होते हैं खाली, तो वो करना चाहते हैं या आपका मन है कि वैसा करूँ? गरीबों की मदद, गरीबों की मदद, गरीबों की मदद। तो वो आपका जो एमपी बंगलो था, मैं उसमें आया था, वहाँ हॉस्पिटल चलता था, वो अभी भी निरंतर चल रहा है? सर पूरे बिहार में और देश में सभी जगह अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI सब कुछ फ्री। सर मेरी लाइफ में या तो किताब है, या तो पढ़ो, और या नहीं तो लोगों की मदद करो। कास्ट क्रिएट नहीं करेंगे, मर जाएंगे नहीं करेंगे। नहीं तो ये बताइए ना, हिंदू मुख्यमंत्री मुसलमान बनना, और मुझ मंत्री पर बनना, आरोपों के बीच में नहीं प्रधानमंत्री रहता। बनना, पॉलिटिक्स में अगर कोई अच्छा, आदमी यदि एंटर मैं करता politics कर रहा है हूं, तो उसका कुछ तो यदि मैं लक्ष्य रहता पॉलिटिक्स कर है। रहा हूं और यदि जनता को तय करनी है, जनता यदि पप्पू अपने बेटे को, अपने सेवक को उस लायक मानेगी, तो निश्चित रूप से कोई भी आदमी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहेगा। मैं भी बनना चाहूँगा, इसमें कौन सी बात है? ये तो झूठ नहीं बोल दूंगा। यदि जनता जात पात से अलग हट जाए और ट्रस्ट कर लेगी, नहीं चलो भाई एक बार अपने बेटे को देखता हूं, मैं तो कहा सीमांचल कोसी ही मदद कर दे तो वर्ल्ड का हिस्ट्री लिख दूंगा। आखिरी में 30 सेकंड्स में जवाब दीजिएगा, बिहार में क्या होने जा रहा है? सर मुझको लगता है इस यात्रा के बाद लोगों के भीतर एक बड़ा सिंपैथी राहुल जी को लेकर के, और एंटी 20 साल का जो सरकार है उसके खिलाफ एक माहौल बना है। लेकिन सीट और चुनाव कौन लड़ेगा, यह निर्णय स्पष्ट होनी चाहिए। यदि सही सीट पर सही व्यक्ति का निर्णय हो गया तो इंडिया गठबंधन किसी भी कीमत पर सरकार बनाए। पप्पू यादव, हर बार की तरह इस बार भी आपने बेबाकी से मेरे हर सवाल का जवाब दिया। आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। नमो बुद्धाय।